हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए 2021 में रिलीज हुई एक बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी जिसका नाम है स्केयर अस। मूवी में 4 शॉर्ट हॉरर स्टोरीज है जो काफी जबरदस्त है और एंड के क्लाइमैक्स से तो आप शॉक ही हो जाओगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है एक सिनेमा हॉल से, जहां हम एक आदमी को देखते हैं जिसे बड़ी बेरहमी से गला काट कर मार डाला था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो जख्मी हालत में जमीन पर रेंग रही थी। दरअसल वो उसी किलर से बचने की कोशिश कर रही थी और वो किलर उसे भी पकड़कर मार डालता है और सीन यहीं पर कट होता है। फिर अगले दिन हम एक लड़की क्लेयर को देखते हैं जो अपने दोस्त पीट के बुक स्टोर जा रही थी। अब बुक स्टोर पहुंचकर वो पीट को कल रात हुए मर्डर्स के बारे में बताने लगती है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कई साल पहले भी उस टाउन में एक किलर ने इसी तरह से लोगों का गला काट कर उन्हें मार दिया था। इसलिए उस सीरियल किलर का नाम कट थ्रोट पड़ गया। अब कुछ महीनों से दोबारा इस टाउन में इसी तरह से मर्डर शुरू हुए हैं, तो क्लेयर को लग रहा था कि कट थ्रोट वापस आ गया है। पीट को इस न्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो क्लेयर से कहता है कि वो इस सब पे ज्यादा ध्यान ना दे, वो अपनी कहानी के बारे में सोचे जो आज रात वो उसे सुनाने वाली है। फिर हमें पता चलता है कि पीट ने एक ग्रुप बनाया था जिसमें उसके साथ और 4 राइटर्स भी थे। वो सब हर वीक मिलते और अपनी लिखी कहानी एक दूसरे को सुनाते। क्लेयर भी इसी ग्रुप की मेंबर थी और आज रात वो एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुनाने वाले थे। अब थोड़ी देर बाद उनके ग्रुप का और एक मेंबर डियागो वहां आता है। फिर पीट कहता है कि वो दोनों उसके रूम में जाकर बाकियों का वेट करे। वो अपना काम निपटा कर जल्दी उन्हें ज्वाइन करेगा। वो दोनों रूम में जाकर अपनी अपनी जगह बैठ जाते हैं। तभी वह ग्रुप की और एक मेंबर नाओमी आती है। ग्रुप का और एक मेंबर जिसका नाम माइकी है वो अभी आना बाकी था, पर पीट आकर उन्हें कहता है कि रिसेंटली हुए मर्डर्स की वजह से लगाए गए कर्फ्यू के कारण माइकी आज नहीं आ पाएगा, तो उन्हें सेशन स्टार्ट करना चाहिए। अब वो शुरुआत करने ही वाले थे, तभी शॉप में कोई आता है। पीट देखने जाता है कि इतने रात में कौन आया था। वो माइकी था जो घर में बिना बताए वहां छुप कर आया था। पीट को उसका ऐसे आना बिल्कुल भी गवारा नहीं था। वो उसे वापस जाने कहता है, पर माइकी उसे कहता है कि वो इस सेशन के लिए कब से एक्साइटेड है और उसने एक बहुत ही अच्छी कहानी भी लिखी है, तो वो इस मौके को जाने नहीं देना चाहता। फिर बाकी लोगों के मनाने पर पीट भी माइकी को वहां रुकने देता है। इसके बाद पीट शॉप को क्लोज करने चाहता है ताकि कोई और वहां ना आए, तो बाकी लोग आपस में बात करने लगते हैं और क्लेयर कट थ्रोट के बारे में माइकी से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है, क्योंकि माइकी के पिता एक पुलिस ऑफिसर थे, तो माइकी को उस केस की डिटेल्स पता थी। क्लेयर का इस किलर के लिए फैसिनेशन देखकर नाओमी कहती है इसी तरह हर वक्त उस किलर के बारे में सोचने से कहीं क्लेयर पागल ना हो जाए। इसके बाद पीट उन सबको शांत करता है ताकि वो सेशन को स्टार्ट कर सके। फिर वो नाओमी को अपनी कहानी सुनाने कहता है, तो नाओमी अपनी कहानी सुनाने लगती है जिसका नाम था नाइट हाउल। और अगले सीन से हमें उस कहानी को दिखाया जाता है और राइटर की स्टोरी में एक्टर्स भी वही लोग हैं। स्टोरी में हम नाओमी को एक स्टोरेज वेयरहाउस में देखते हैं जो वहां कुछ अपना सामान रखने आई थी। तभी उसे अपने पति का कॉल आता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उसके पति ने उसके साथ चीट किया था और अभी उससे माफी मांगने के लिए कॉल किया था। उसकी बातों से नाओमी को काफी गुस्सा आता है, तो वो फोन को फेंक देती है। अब लिफ्ट से ऊपर जाते वक्त एक प्रीस्ट एक बड़े से बॉक्स को लेकर लिफ्ट में आते हैं। वो बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे, मानो वो होश में ही ना हो। लिफ्ट एक फ्लोर पर आकर रुकती है। वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था जो उनसे कहता है कि वो जल्दी वहाँ से निकल जाए, क्योंकि वो कुछ ही देर में उस बिल्डिंग को बंद करने वाला था। नाओमी लिफ्ट से निकलकर अपने स्टोर रूम में जाकर अपने सामान को रख देती है। इतने में नाओमी को बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। अब चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो प्रीस्ट कुछ मंत्र पढ़ रहे थे और तभी वो खांसने लगते हैं और उनके मुंह से खून आने लगता है। नाओमी उनकी मदद करने आगे बढ़ती है, पर प्रीस्ट उसे वहीं रुकने का इशारा करते हुए कहते हैं कि वो जल्द से जल्द वहां से चली जाए और वह लिफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। नाओमी भी उनकी मदद करने के लिए उनके पीछे भागती है। अब लिफ्ट के यहाँ पहुंचने पर नाओमी को प्रीस्ट के गुर्राने की आवाज आती है। वो उनसे पूछती है कि क्या वो ठीक है। जब प्रीस्ट पीछे मुड़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो अब पूरी तरह से पोजेस हो गए थे और तभी प्रीस्ट वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। नाओमी सीसीटीवी से सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने का ट्राई करती है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। तभी अचानक नाओमी को एक बच्ची के रोने की आवाज आने लगती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो प्रीस्ट के स्टोर रूम तक आती है। वो बच्ची की आवाज अंदर से आ रही थी।
जो नाओमी को उसे बाहर निकालने के लिए मदद मांगती है। तो नाओमी दौड़कर प्रीस्ट के पास जाकर उस स्टोर रूम की कीज को ढूंढने लगती है। तभी प्रीस्ट अचानक उठकर उसे कहते हैं कि वो उस बॉक्स को ना खोले, पर नाओमी उनकी बात नहीं मानती और कीज लेकर भागती है और उस शटर को खोल देती है। अंदर जाने पर उसे बच्चे की आवाज उसी बॉक्स से आ रही थी जो थोड़ी देर पहले ही प्रीस्ट वहां लाए थे। नाओमी उस बच्ची को बचाने की कोशिश में बिना कुछ सोचे ही उस बॉक्स को खोल देती है, पर वो उस बॉक्स पर लगे जंजीरों को खोल नहीं पा रही थी। तो वो अपने स्टोर रूम में जाने लगती है कोई चीज लाने जिससे वो उन जंजीरों को तोड़ सके। तभी अचानक उस जगह की लाइट चली जाती है और जब नाओमी फिर से उस जगह जाकर देखती है तो अब वो बॉक्स पूरी तरह से टूट चुका था, जिसका मतलब उस बॉक्स में जो भी था अब वो बाहर आ चुका है। फिर हॉलवे की दूसरी तरफ नाओमी को एक बड़े कान वाला भयानक डीमन दिखता है, जिससे वो समझ गई थी कि उसी डीमन ने लड़की की आवाज निकालकर नाओमी से वो बॉक्स खुलवाया। अब नाओमी उस डरावने डीमन से भाग रही थी, पर आखिर में वो उसे पकड़कर मारने ही वाला था। तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आकर उसे पूछता है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो उसे तुरंत बिल्डिंग से निकल जाने कहता है, पर इससे पहले कि नाओमी कुछ बताए, वो डीमन जो सिक्योरिटी गार्ड आते ही छुप गया था, वो उसे एक स्टोर रूम में खींचकर मार देता है। इसके बाद वो डीमन फिर से नाओमी का पीछा करता है और अपने नाखूनों से नाओमी के पैर को जख्मी कर देता है। नाओमी जख्मी हालत में ही उससे बचकर भाग रही थी, पर वो भागते हुए एक जगह आकर फंस जाती है। फिर वो डीमन आकर उसे भी मार डालता है और इसी के साथ नाओमी की लिखी कहानी खत्म होती है। सीन वापस लाइब्रेरी में शिफ्ट होता है, जहाँ सब उसकी लिखी कहानी की तारीफ कर रहे थे। इसके बाद माइकी अपने कहानी की शुरुआत करता है, जिसका नाम था अनथिएटर्ड, और सीन भी उस कहानी में शिफ्ट होता है। तो कहानी में माइकी एक रिचुअल सुसाइड की न्यूज को देख रहा था, जिसमें अभी तक 3 फैमिलीज ने सुसाइड किया था, पर पुलिस अभी तक इसके पीछे का कारण ढूंढ नहीं पाई थी। दरअसल माइकी के पापा उस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर माइकी अपने बहन के रूम में जाकर उसे बताता है कि उनके पेरेंट्स घर आ गए हैं। उन्हें पता चलता है कि उनके पापा की बिगड़ती मेंटल कंडीशन के कारण उन्हें उस केस से हटा दिया गया था। अब अगली सुबह अपने पापा का बदलता बिहेवियर देख माइकी अपने माँ से पूछता है कि पापा को क्या हुआ, जिस पर वो कहती है कि वो उस केस के कारण टेंशन में है। वो पहले से ही बहुत स्ट्रेस में है, तो उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे उन्हें और परेशानी हो। फिर उसकी माँ उसे अपने पापा को हक करने कहती है, जिससे उन्हें अच्छा लगे, और उन्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाने कहती है। तो माइकी अपने पापा को बुलाने जाता है। इतने में एक कौवा आकर खिड़की से टकराकर मर जाता है, जिसे देख माइकी के पापा घबराकर चिल्लाने लगते हैं। तो उसकी माँ आकर उन्हें संभालती है। इसके बाद माइकी अपने पापा के ऑफिस में जाकर उस केस के रिलेटेड और जानकारी ढूंढने लगता है। उसे क्राइम सीन की फोटोज मिलती है, जिसमें एक मरे हुए कौवे की भी फोटो थी, और ढूंढने पर उसे एक मरे हुए कौवे का कटा हुआ सिर भी मिलता है। ये सारी चीजों को देखकर उसे सुबह हुई घटना याद आती है, जिससे माइकी काफी डर जाता है और अपनी बहन के पास जाकर उसे ये सारी चीजें दिखाता है। उसकी बहन को भी उन चीजों के बारे में जानकर काफी अजीब लगता है। फिर वो माइकी को इसके बारे में ज्यादा ना सोचने को कहकर उसके रूम में भेज देती है। अब रात में माइकी को अपने सपने में वो सारे पिक्चर्स दिखने लगते हैं, जिससे वो घबरा कर उठ जाता है। वो किचन में जाकर आइसक्रीम खाने की सोचता है। अब वापस आते वक्त उसे डाइनिंग टेबल पर 3 लोग बैठे दिखते हैं, जिन्होंने खुद को सफेद चादर से ढक रखा था और उनके सर से खून आ रहा था। तो वो डर कर अपने बहन के रूम में भागता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी बहन पोजेस होकर जमीन पर पड़ी थी और अचानक उसके रूम का दरवाजा बंद होता है। तो यहाँ हम समझ पाते हैं कि उन बाकी 3 फैमिलीज की तरह ही इनकी फैमिली को भी वो कर्स लग गया है। माइकी बाहर आकर देखता है कि उसकी माँ भी पोजेस हो गई थी। इसी के साथ माइकी की नींद खुल जाती है और उसे लगता है कि ये बस उसका एक सपना था। तभी उसके पापा हाथ में हथौड़ा लेकर उसके रूम में आते हैं और उससे पूछते हैं कि वो उनके ऑफिस में बिना पूछे क्यों गया था। यहाँ हम व्यूअर्स देखते हैं कि उसके पापा बड़ी अजीब बातें करते हुए माइकी की तरफ बढ़ने लगते हैं, मानो कि वो उस पर हमला कर देंगे। फिर अचानक होश में आकर रूम से बाहर चले जाते हैं। इस इंसिडेंट से माइकी तो काफी डर चुका था। अब अगले सीन में हम उन चारों को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखते हैं। माइकी उनसे कहता है कि वहाँ कुछ अजीब हो रहा है। उसी वक्त माइकी के पिता के सिर पर खून गिरने लगता है और अगले ही पल हमें उनके सामने मरे हुए कौवे पड़े दिखते हैं। इसके बाद माइकी के सिर पर भी खून गिरने लगता है और उसे अपने सामने सपनों में आए वो 3 लोग दिखते हैं। फिर माइकी को उनकी जगह अपनी फैमिली दिखती है, जो हवा में लेविटेट कर रही थी। अब माइकी भी पोजेस हो जाता है और वो अपने सिर को टेबल पर बार बार मारने लगता है, जिसके कारण उसकी वहीं पर मौत होती है और इसी के साथ उसकी लिखी कहानी खत्म होती है।
फिर सीन बुक स्टोर में शिफ्ट होता है, जहाँ सब लोग कॉफी ब्रेक एंजॉय कर रहे थे। सब माइकी की कहानी से काफी इम्प्रेस थे, क्योंकि उसने सच में काफी अच्छी कहानी लिखी थी। अब रूम में वापस आने पर माइकी क्लेयर को बताता है कि उसकी बहन ने अभी अभी कल रात मरने वाले विक्टिम्स के नाम को उसे भेजा है। वो विक्टिम्स थे काइल और जास्मिन। वो कहता है कि अब तक ये पब्लिकली अनाउंस नहीं हुआ है, तो क्लेयर ये किसी को ना बताए। तभी पीट वहां आकर डियागो को अपनी कहानी सुनाने कहता है। डियागो की कहानी का नाम था डेड रिंगर्स। फिर सीन कहानी में शिफ्ट होता है, जहां हम डियागो को देखते हैं जो एक ट्रैवलर है। वो हाईवे पर एक आदमी से लिफ्ट मांगता है, जो उसे पेट्रोल पंप तक लिफ्ट दे देता है। वो पेट्रोल पंप काफी सुनसान इलाके में था। पेट्रोल पंप के अंदर झांकने पर अंदर उसे कोई नहीं दिखता। वहाँ बस एक कार खड़ी थी। गाड़ी के पास जाते वक्त उसे एक टूटा चश्मा मिलता है, जिसे देख वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वहाँ क्या हुआ होगा। उस कार की कीज नीचे ही पड़ी थी और आसपास कोई नहीं था, तो डियागो उस कार को चुराने का सोचता है। उसे अंदर एक कपल की फोटो मिलती है, जिनकी ये गाड़ी थी। तभी वहाँ गाड़ी का मालिक रसल आता है, जो काफी डरा लग रहा था। वो डियागो को कार से बाहर निकाल देता है और वहाँ से हड़बड़ी में निकलने लगता है। वो डियागो को भी वहाँ से जल्द जाने कहता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। तो वो डिक्की से गन निकालता है और डियागो को वार्न करता है कि अगर वो अभी वहाँ से नहीं गया तो वो मारा जाएगा। डियागो को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। वो रसल से पूछता है कि आखिर वो किससे भाग रहा है, जिस पर रसल कहता है कि वो अपनी वाइफ से भाग रहा था। तभी उसे जंगल में से अपनी वाइफ की चीखें सुनाई देने लगती है, तो वो उसी डायरेक्शन में गोलियां मारने लगता है, पर कोई भी गोली उसकी वाइफ को नहीं लगती। हम उसकी वाइफ को देखते हैं, जो काफी क्रीपी वे में रसल की तरफ आ रही थी। ये देख डियागो डर कर कार के पीछे छुप जाता है। वो लेडी रसल से कहती है कि वो उसकी मदद करे, पर रसल वहां से भागकर पेट्रोल पंप के अंदर जाता है। फिर वो लेडी खड़े होते हुए ही सिर्फ गर्दन को झुकाकर कार के पीछे छुपे डियागो को देखती है, पर उसे बिना कुछ किए ही अपने पति के पीछे पेट्रोल पंप के अंदर चली जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर डियागो कार लेकर वहां से भागने का सोचता है, पर उसकी बैग पेट्रोल पंप के यहाँ ही रह गई थी, तो वो उसे लेने दौड़ता है। उसे रसल दिखता है, जो अभी अपनी वाइफ की तरह ही अजीब बिहेव कर रहा था। वो डियागो को मारने आता है। डियागो दौड़कर कार में बैठकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर कार स्टार्ट नहीं होती। रसल गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो झटपटाने लगता है और उसके शरीर को फाड़कर उसके अंदर से एक काफी क्रीपी सा क्रीचर बाहर निकल आता है। ये देखकर डियागो काफी डर गया था। फिर वो क्रीचर उस पर भी हमला कर देता है। अगले सीन में हम डियागो को देखते हैं, जो अब रसल और उसकी वाइफ की तरह ही क्रीपी हो गया था और अब वो शहर की तरफ जाने लगता है। यहाँ हम व्यूअर समझ जाते हैं कि वो क्रीचर इंसानों को मारकर उनके शरीर पर कब्जा कर लेता है, तो अब शहर जाकर वो कितना आतंक फैलाएगा। डियागो की कहानी से इम्प्रेस होकर सब तालियां बजाने लगते हैं। पीट कहता है कि डियागो की कहानी काफी बेहतरीन और अलग थी। अब आखिर में बारी आती है क्लेयर की, जो अपनी लिखी कहानी द रेस्टिंग को बताना शुरू करती है। अब स्टोरी में हम एक ओल्ड लेडी को देखते हैं, जो फोटो एल्बम देख रही थी। वो अपने पति के फोटो को देखकर कहती है कि मैं जल्दी तुमसे मिलने आ रही हूँ। फिर अगले सीन में वो गले में फांसी का फंदा डालकर कोई मंत्र बोलकर सुसाइड कर लेती है। उसके मौत के बाद उसकी बेटी अपने पति के साथ उस घर में रहने आती है। वो उस एल्बम को देख रही थी और यहाँ हमें पता चलता है कि क्लेयर को अपने माँ के बारे में कुछ नहीं पता। उसने उसे कभी नहीं देखा। उसके माँ के मरने के बाद ही क्लेयर को उसके बारे में पता चला और आज उसने उसकी तस्वीर पहली बार देखी है। थोड़ी देर बाद एक ओल्ड लेडी जिसका नाम ईस्टर था, वो उनके लिए एप्पल पाई ले आती है। वो क्लेयर को बताती है कि वो उसकी मॉम की अच्छी दोस्त थी और इसीलिए वो क्लेयर से वहाँ मिलने आई है। अब क्लेयर को लगता है कि ईस्टर को उसके माँ के बारे में काफी कुछ पता होगा, तो अपने माँ के बारे में जानने के लिए वो ईस्टर को रात में डिनर के लिए इनवाइट करती है, जिस पर ईस्टर भी झट से मान जाती है। अब रात में एल्बम को देखते वक्त क्लेयर को एक फोटो मिलती है, जिसमें उसके पेरेंट्स, ईस्टर और कुछ और लोग थे। तभी ईस्टर वहाँ आती है, जो उनके लिए वाइन लाई थी। फिर खाना खाने के बाद ईस्टर क्लेयर के पति को एप्पल पाई लाने भेजती है, ताकि वो क्लेयर से अकेले बात कर सके। क्लेयर उसे वो फोटो दिखाकर उसमें मौजूद लोगों के बारे में पूछती है, जिस पर ईस्टर कहती है कि वो सारे लोग एक ग्रुप के मेंबर हैं, जो एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं। वो दरअसल एक फैमिली की तरह ही है। इसके बाद क्लेयर ईस्टर को अपनी माँ जूडिथ के बारे में पूछने लगती है, तो ईस्टर कहती है कि उसके माँ का नाम जूडिथ नहीं हेलन है। दरअसल उसके इतने बड़े जीवन सफर में उसका नाम कई बार बदला। ये सुनकर क्लेयर हैरान हो जाती है। अब वो वाइन पीने के बाद क्लेयर को अजीब महसूस हो रहा था। फिर ईस्टर उसे वहाँ हो रही असली खौफनाक सच्चाई बताने लगती है कि हेलन अभी मरी नहीं है, वो बस आराम कर रही है और उसे वापस लाने के लिए ही क्लेयर को वहाँ लाया गया है।
वो क्लेयर से कहती है कि यही उसके जीवन का उद्देश्य था, अपनी माँ को वापस लाना। इसके बाद ईस्टर उसकी तरफ देखकर क्रीपी वे में स्माइल करती है। क्लेयर अब कांपने लगती है। वो अपने जगह से उठ भी नहीं पा रही थी। फिर हमें पता चलता है कि क्लेयर का पति भी इस सब में शामिल था। वो क्लेयर से बोलता है, मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए बेताब हूँ, और वो उसे रूम में ले जाकर बांध देता है। अब वहाँ और भी लोग आते हैं। दरअसल ये सारे लोग एक कल्ट के मेंबर थे, जो मरने के बाद अपने मेंबर की आत्मा किसी और के अंदर ट्रांसफर कर सकते थे। जब भी कल्ट का कोई मेंबर बूढ़ा हो जाता, वो सुसाइड कर लेता। फिर ग्रुप के बाकी मेंबर मरने वाले के फैमिली मेंबर के अंदर उसकी आत्मा को ट्रांसफर करते थे। और अब ये सब वही रिचुअल क्लेयर के साथ करने वाले थे। इसके बाद क्लेयर की माँ की बॉडी को क्लेयर के सामने रख दिया जाता है, और वो सारे लोग मंत्र बोलने लगते हैं, जिसके कारण क्लेयर की माँ की बॉडी हवा में लेविटेट होने लगती है, और उसकी आत्मा उसके अंदर से निकलकर क्लेयर के अंदर घुस जाती है, जिससे हेलन अब फिर से जिंदा हो गई थी क्लेयर के अंदर। अगले सीन में हम क्लेयर और उसके पति को सोफे पर बैठे देखते हैं, जो काफी खुश लग रहे थे। यहाँ हम समझ पाते हैं कि क्लेयर का पति दरअसल हेलन का पति था, और इसी रिचुअल को करके वो कपल यंग लोगों के शरीर में अपनी आत्मा को ट्रांसफर करके सालों साल जी रहा था। गाइस, इसी रिचुअल पर बेस एक बढ़िया मूवी जगह पहुंचाऊं को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब सीन वापस बुक स्टोर में शिफ्ट होता है, जहाँ सब क्लेयर के कहानी की तारीफ कर रहे थे, जो सच में काफी माइंड ब्लोइंग थी। इसके बाद पीट सबकी तारीफ करता है कि सारी कहानियां जबरदस्त थी, पर आज रात की आखिरी कहानी अभी बाकी है, जो पीट ने खुद लिखी थी, जिसका नाम था आफ्टर आवर्स। फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है, जो जास्मिन और काइल नाम के दो लोगों की थी, जो सिनेमा हॉल में काम करते थे। ये सुनते ही माइकी और क्लेयर डरने लगते हैं, क्योंकि ये उन्हीं विक्टिम्स के नाम थे जिनका कल रात मर्डर हुआ था। अब थिएटर बंद होने के बाद वो दोनों वहाँ की साफ सफाई कर रहे थे। अगले सीन में काइल सिनेमा हॉल में जाता है एक लड़के को वहाँ से बाहर निकालने, जो मूवी खत्म होने के बाद भी वहीं पर बैठा था। पर बहुत देर होने के बाद भी काइल वापस नहीं आता, तो जास्मिन उसे ढूंढने जाती है, जिसे सिनेमा हॉल में काइल की लाश दिखती है। और गाइस, ये वही सीन है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। माइकी पीट से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता। उसे और क्लेयर को पैनिक होता देख नाओमी और डियागो भी डर जाते हैं। वो सब उसे कहानी सुनाने के लिए मना कर रहे थे, पर पीट नहीं रुकता। वो आगे बताता है कि काइल को मरा देख जास्मिन वहाँ से भागती है, पर कट थ्रोट आकर उसे भी मार डालता है, जिसका मतलब क्लेयर का शक सही था, कट थ्रोट वापस आ गया है। अब कहानी खत्म होने पर पीट उनसे कहता है कि कट थ्रोट अपनी पहचान छुपाने के लिए नकाब नहीं पहनता। दरअसल वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो झूठ का नकाब पहनते हैं, जो बाकी लोगों को नहीं दिखता। पर कट थ्रोट उनके झूठ को जानता है, और वो ऐसे ही झूठे लोगों को मारता है। उसकी ये सारी बातों से सब समझ जाते हैं कि पीट ही कट थ्रोट किलर है। डियागो अपना चाकू निकाल कर पीट पर हमला करने जाता है, पर तभी अचानक वहाँ की लाइट बंद होती है और पीट वहाँ से गायब हो जाता है। सब लोग अब डर गए थे। फिर पीट कट थ्रोट किलर का मास्क पहनकर वहाँ आता है, और सबसे पहले डियागो का गला चाकू से काटकर उसे मार डालता है। ये देख बाकी तीनों किलर से बचने के लिए स्टोर में इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद किलर नाओमी को पकड़कर उसे भी मार डालता है। फिर हम माइकी को देखते हैं, जो टॉयलेट में छुपा था। किलर उसे ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। थोड़ी देर बाद माइकी को लगता है कि किलर वहाँ से चला गया, तो वो टॉयलेट के बाहर आता है, पर तभी वो किलर माइकी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसके गले को काटता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब बस क्लेयर अकेली ही बची थी। जब वो किलर क्लेयर के सामने आता है, तो वो उसके सिर पर मोटी किताब से हमला करके भागती है, पर हाथापाई में वो भी जख्मी होती है। अब क्लेयर आगे जाकर एक डेड एंड पर आकर रुक जाती है। तभी वहाँ पीट आता है, जो अपना मास्क उतार कर क्लेयर से कहता है कि वो उसे ना डरे, वो उसे नहीं मारना चाहता। फिर वो क्लेयर को उसने ये सब क्यों किया इसका कारण बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पीट का पिता असली कट थ्रोट था, और जो मर्डर्स कई सालों पहले वहाँ हुए वो उसके पिता ने ही किए थे। पीट को इस सब के बारे में उसके पापा के मरने के बाद पता चला, जब उसे उनकी जर्नल मिली और उसे अपनी लाइफ का पर्पस मिल गया, तो अब वो उनकी लेगेसी आगे चलाने वाला है। पीट क्लेयर को अपने पिता की जर्नल देता है, जिसमें उसके पिता ने सारे मर्डर्स और विक्टिम्स के बारे में लिखा था, कि उसने उन्हें कैसे और क्यों मारा। वो क्लेयर से कहता है कि वो एक अच्छी राइटर है, और वो चाहता है कि वो दुनिया को कट थ्रोट की कहानी बताए, क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ क्लेयर ही उस जर्नल में लिखे बातों को समझ पाएगी। फिर वो क्लेयर को अपना ध्यान रखने को कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही क्लेयर बहुत रोने लगती है, और हमें बैकग्राउंड में पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है, और इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड होती है। तो गाइस, ये थी स्कैरस मूवी की कहानी, जो मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। इसमें दिखाई गई सारी कहानियां बढ़िया थी, और एंड का ट्विस्ट तो माइंड ब्लोइंग था। मेरी फेवरेट कहानी थी द रेस्टिंग। आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना,
और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। सो कहती हूँ आपको अलविदा विद वादा कि ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।